गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज 4 अक्टूबर हो गया है, 17 को आपका एग्ज़ाम है। सो आई होप कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड अभी करते रहिए, रुकना नहीं है, क्योंकि आपकी वो जो होती है ना, जब पीएलसी की हम बात करते हैं तो वो जो मैच्योरिटी स्टेज आ रखी होती है उसके बाद डिक्लाइन होता है। तो अगर आपने अपने आप को ढीला छोड़ दिया तो आप नीचे आ जाओगे, राइट। अभी आपको जकड़ के रखना है उस टारगेट पर, राइट। एंड इसी होप के साथ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, नाम से सो ऐसा क्लियर हो रहा है कि बैलेंस का मतलब बैलेंस, राइट। बट हमेशा याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आप फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। वो किसको रिकॉर्ड करते हो? आप अपने देश, ठीक है, अपने देश मतलब एक देश इंडिया लगा लो, इंडिया का दूसरे देश की गवर्नमेंट के साथ, इंडिया की गवर्नमेंट का इंडिया के लोगों का दूसरे देश के लोगों के साथ, या इंडिया के लोगों का दूसरे देश की गवर्नमेंट के साथ, या इंडिया की गवर्नमेंट का दूसरे देश के लोगों के साथ आपस में जो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन होती हैं, उनको जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बात समझ में आई? ठीक है। इंडिया के अंदर इसका लेखा जोखा जो है वो आरबीआई के हाथ में है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो आईएमएफ संभालता है। बात समझ में आई? अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, इसके अंदर आपके एक तो बनेगा करंट अकाउंट, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, और एक बनेगा आपका एरर एंड ओमिशन अकाउंट, जिसको हम स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से भी जानते हैं। समझ में आई मेरी बात? अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने बताया करंट अकाउंट। ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर नहीं समझ में आ रही तो साथ के साथ नोट डाउन करो, ठीक है। आपकी तो 1 मिनट लगेगी नोट डाउन करते वक्त, फिर को यहाँ पे ना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। जिस दिन मेरे पास टाइम होता है उस दिन बना देती हूँ, ठीक है। तो करंट अकाउंट के अंदर आपको क्या याद रखना है? करंट अकाउंट में सबसे पहले आएगा आपका गुड्स से रिलेटेड। गुड्स से रिलेटेड आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, मतलब बाय और सेल कर रहे हो, वो आएगा। दूसरे नंबर पर सर्विसेज से रिलेटेड, तीसरे नंबर पर फैक्टर पेमेंट से रिलेटेड, और चौथे नंबर पर यूनिलेटरल ट्रांसफर से रिलेटेड। तो ये 4 आइटम जो सर्विसेज के अंदर ही इंक्लूड होंगे, ये चीज़ सर्विसेज के अंदर, इंटेंजिबल के अंदर इंक्लूड होगी सर्विसेज, इनकम, फैक्टर इनकम और आपकी यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, करंट अकाउंट में सिर्फ हमारा गुड्स नहीं आएगा, गुड्स भी आएगा और सर्विसेज भी आएगा। सर्विसेज मतलब इंटेंजिबल, इंटेंजिबल के अंदर सर्विसेज भी इंक्लूड होगी, फैक्टर इनकम भी इंक्लूड होंगी, और आपकी यूनिलेटरल ट्रांसफर भी इंक्लूड होगी। मेरी बात समझ में आई? अगर खाली आपसे पूछा जाए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बताइए, तब आपको ओनली गुड्स का जिक्र करना है। कहने का मतलब है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस के इंपोर्ट ऑफ गुड्स निकाल के, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो आप कहोगे बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो आप सरप्लस बोलोगे। अगर एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो आप डेफिसिट बोलोगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपसे कोई करंट अकाउंट का पूछे तो उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आएंगे। बट अगर वो स्पेशली आपसे ये पूछे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड बताइए, वहाँ पर ओनली गुड्स के बारे में जिक्र करोगे आप, सर्विसेज के बारे में जिक्र नहीं करोगे। समझ में आई मेरी बात? ओके, वेरी गुड। अब सेकंड नंबर पर आता है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, आपको 5 आइटम याद रखने हैं। नंबर 1 फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आपके 2 आइटम आएंगे। एक आएगा आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक आएगा आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। समझ में आई मेरी बात? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब आपको ओनरशिप पर्पज के लिए आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है, या कोई आपकी कंट्री में लगा रहा है, वो तो आप देख लोगे ना, आ रहा है तो डेबिट मतलब प्लस कर दोगे, जा रहा है तो माइनस कर दोगे, वो आपका काम है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, एफडीआई होता है जब कोई पैसा लगाता है दूसरी कंट्री में, इन्वेस्ट करता है, वो कंट्रोलेबल पर्पज के लिए करता है, ठीक है। एफपीआई में सिर्फ वो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से करता है, वो एफपीआई हो गया, राइट। ये नॉर्मल बात है, समझ में आ गया? बाकी डिफरेंस मैं पहले बता चुकी हूँ या नहीं बताया? ओके, अभी नहीं बताया मैंने, अभी मैंने आई भी थोड़ी ना कराया यहाँ पे, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा करा चुकी हूँ। एफडीआई जो होता है वो याद रखना आपका, जब आप
ओनरशिप पर्पस के लिए पैसा लगाते हो ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। और जब आप ओनली प्रॉफिट अर्न करने के लिए लगाते हो तो उसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जहां पर आप किसी भी कंपनी में 10% से कम शेयर में पैसा लगा रहे हो, डेट मीन्स पोर्टफोलियो पर्पज है। 10% से ज़्यादा है, डेट मीन्स आपका FDI, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है सेकेंड नंबर पर इसी में लोन। अगर लोन, वही बात है, अगर लोन आप ले रहे हो इसका मतलब आपके पास पॉजिटिव बैलेंस है, आप दे रहे हो तो नेगेटिव चला जाता है। इसी तरीके से बैंकिंग कैपिटल, कोई आपके बैंक में आपके इंडिया में डिपॉजिट करा रहा है तो पॉजिटिव है, आप डिपॉजिट करा रहे हो किसी दूसरी कंट्री में तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। उसके बाद आता है रुपी डेट सर्विस। रुपी डेट सर्विस का मतलब पता है क्या होता है? रुपी डेट सर्विस का मतलब होता है कि जब आपने किसी से पैसा लिया था ना, उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जब बारी आती है आप उसके प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो ना, तो उसी को बोलते हैं। अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हो नेगेटिव, अगर आपको दे रहा है कोई तो पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अदर कैपिटल, नॉर्मल लगा देना। तो ये 5 आइटम याद रखोगे आप कैपिटल अकाउंट में आने वाले हैं। अभी आपने करंट अकाउंट पक्का याद कर लिया, सेकंड नंबर पर कैपिटल अकाउंट आपका पक्का हो गया। थर्ड नंबर पर आता है आपका एरर एंड ओमिशन अकाउंट। एरर एंड ओमिशन का मतलब क्या होता है? देखो, नॉर्मली अगर देखा जाए तो करंट और कैपिटल अकाउंट में आपका बैलेंस और पेमेंट सही हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं या फिर जानबूझकर भूलते हैं, तो उनका भी तो कोई लेखा जोखा होना चाहिए ना। तो उनके लेखा जोखे को संभालने के लिए हमारा आ गया एरर एंड ओमिशन अकाउंट। उसमें क्या होता है, उसी को स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से भी जाना जाता है। उसमें नंबर 1 तो आता है आपका डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग BOP डाटा। कहने का मतलब ये है कि कई डाटा इकट्ठा करते वक्त ही हमें दिक्कत आ जाती है, हमसे डाटा कलेक्ट ही नहीं होता है। अब डाटा कलेक्ट नहीं होगा तो हम वहाँ पे डालेंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गड़बड़ी हो गई। तो उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए वो वहाँ पर हम डालेंगे एरर एंड ओमिशन अकाउंट में। सेकेंड नंबर पर आता है फंड्स में लीड और लैग द ट्रांजेक्शन। लीड और लैग द ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है कि आप एग्जैक्टली ये नहीं पता कर पाते कि आप कौन से ईयर में डालो। मतलब कहने का मतलब है कि 2 अप्रैल को आपको पेमेंट रिसीव हुई और आपकी जो ट्रांजैक्शन हो चुकी थी वो मार्च में हो चुकी थी, ठीक है, जो रिसीव होनी थी। तो आप ये समझ नहीं पाते, मीनिंग आप ये समझ नहीं पाते कि मैं मार्च, मतलब जैसे 2019 में मार्च में ट्रांजैक्शन हो चुकी थी, अप्रैल में जाके आपको रिसीव हुई, तो आप ये समझ नहीं पाते कि मैं मार्च वाली बुक्स में लिखूं या अप्रैल वाली बुक्स में लिखूं। मेरी बात समझ रहे हो? तो वो होता है आपका लीग एंड लैग द ट्रांजैक्शन। उसके बाद आता है कि आप कई बार ना सर्टेन फिगर्स को आप एस्टिमेट कर लेते हो। कहने का मतलब ये है कि आप ये मान लेते हो अप्रोक्सीमेटली उतने लाख होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट उसकी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए 99,909 ऐसा कुछ हो और आप सीधा बोल दो 90,000 के अप्रोक्सीमेटली, तो वो तो आपने बहुत सारा गैप कर दिया ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो हो जाता है, आप एस्टिमेट भी गलत लगा लेते हो। उसके बाद है कई बार आप अनरिकॉर्डेड इलीगल ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करते हो जो इलीगल नेचर की है, बट वो ये नहीं देखता ना, वो तो कहता है ना कि आप सारा सब कुछ देखो, आया गया सब कुछ देखो। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस वजह से भी गड़बड़ी हो जाती है। तो एरर एंड ओमिशन के केस में 4 ये इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। नंबर 1 डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग BOP डाटा। सेकेंड, फंड्स में लीड और लैग द ट्रांजेक्शन। थर्ड, एस्टिमेट। फोर्थ, अनरिकॉर्डेड इलीगल ट्रांजेक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद अब हमारे दिमाग में क्या चक्कर चलता है? अब हमारे दिमाग में ये स्टार्ट होता है कि अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे निकालें। तो आपको कुछ नहीं करना, तीनों को जोड़ देना। किसको? करंट अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को और एरर एंड ओमिशन अकाउंट को। तीनों को जोड़ के अब आप देखोगे कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है या इंपोर्ट ज़्यादा है। ठीक है। अब आपका काम आता है कि बैलेंस निकालना। कहने का मतलब है कि अगर आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा है इसका मतलब सरप्लस है, अगर इंपोर्ट कम ज़्यादा है तो इसका मतलब डेफिसिट है, अगर दोनों इक्वल हैं तो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बट आज तक अपने इंडिया में 1947 के बाद आज तक अपनी BOP कभी भी पॉजिटिव हुई नहीं है, नेगेटिव ही चल रही है अभी तक। ठीक है, अभी तक तो पॉजिटिव हुई नहीं है, राइट। अब हम ये देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर चलता है, अगर हमें सरप्लस दिख रहा है तो हम क्या करें, अगर हमें डेफिसिट दिख रहा है तो हम क्या करें, क्योंकि हमारा तो मेन मोटिव है ना बैलेंस लेके आना, राइट। वो कल वाले लेक्चर में करेंगे, यहाँ तक आप फटाफट कीजिए। कल वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो अपनी, अब दम लगा दो, क्योंकि यही वो समय है। अभी कितना समय रह गया है आप खुद बताइए। आज 4 अक्टूबर हो गया है और आपका 17 अक्टूबर को आपका एग्जाम है।
जितना टाइम रहा अब भी रहता है उसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, 1 मिनट भी वेस्ट मत करो, हर 1 मिनट इन्वेस्ट कर दो अपनी, ठीक है। JRF आपको करना है, ओके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं तो बस यही आपको दुआ दे सकती हूँ या फिर प्रे कर सकती हूँ भगवान से कि आपका JRF होगा, ओके। ऑल द बेस्ट।